वाइस की ज्वेलरी मैंने मॉर्टगेज की। आई रियली फील प्राउड टू से कि हमने ये प्रोग्राम आज तक बंद नहीं होने दिया। लॉकडाउन में यहाँ पर दंगे हुए थे फरवरी 2020 में, फैक्ट्रीज वगैरह जला दी गई थी, तोड़ दी गई थी। उनके दो पैसे बच जाते हैं तो उनके घर की लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं, जो हमने सोचा ही नहीं था। बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव एक वक्त का अच्छा साफ सुथरा हाइजीनिक खाना खा के, और खाने की क्वालिटी, हाइजीन मेंटेन, न्यूट्रिशनल वैल्यू हमने ठीक वैसे रखी जैसे कहीं पर भी आप प्रोफेशनली खाना खाते हैं। हमारी जो थाली की कॉस्ट है वो लगभग 35 रुपये के करीब आती है, और जिसमें से 10 रुपये जो होता है ये वो व्यक्ति दे रहा होता है जो खाना खा रहा होता है। जो 20 से 25 रुपये है वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से फंड रेज करते हैं। देखिए, देश के अंदर लगभग 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है हर साल, जिसमें से सिर्फ 10 से 11 मिलियन ही ब्लड डोनर्स हमें मिल पाते हैं, और 4 से 5 मिलियन वो लोग हैं जिनको ब्लड नहीं मिल पाता और वो दम तोड़ देते हैं। ये दूसरी ऐसी समस्या है जिसको सॉल्व किया जा सकता है। इसमें सरकार को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार सिर्फ ब्लड बैंक बना सकती है, लेकिन ब्लड तो हम ही को देना ना, आपको और मुझे। ये वॉक मैंने 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से होते हुए 21,433 किलोमीटर मैंने चली। मेरे वॉक को सपोर्ट करने के लिए ब्लड डोनेट किया जिन्होंने। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लेज ली। बहुत सारे ऐसी जगह जहां हमें विजिबल बदलाव दिखे, जैसे विशाखापट्टनम। जब मैं वॉक पे निकला, जब मैंने वॉक पे चैलेंजेस देखे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमित चौधरी और इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स पॉडकास्ट के इस एपिसोड पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम मिलने जा रहे हैं किरण वर्मा से, जो अपने आप में ही एक मिशन है। किरण ने 21,000 किलोमीटर के लिए वॉक किया अक्रॉस इंडिया ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस के लिए, और सिंपली ब्लड नाम से एक ब्लड डोनेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चला रहे हैं। इस वजह से किरण इज ऑल्सो नोन एज द ब्लड मैन ऑफ इंडिया। एंड नॉट ओनली दैट, चेंज विद वन मील नाम से दिल्ली में एक कम्युनिटी किचन भी चला रहे हैं, जहां पे सिर्फ 10 रुपए में एनीबडी कैन कम एंड हैव अ प्रॉपर मील। किरण का एक सपना है, वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ पे कोई भी भूखा ना रहे और ना ही खून की कमी के कारण किसी की जान जाए। पिछले 5-7 सालों में किरण ने बहुत सारी चुनौतियों के सामने करे और नए नए रास्ते भी बनाए। इस पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे कि किरण ने क्या क्या चुनौतियां फेस करी है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और किरण के मैसेज को आप जितना फैला सकते हो उतना फैलाइए, ताकि और लोग भी मोटिवेट हों और कुछ ऐसा ही करें। सो विदाउट अ फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पॉडकास्ट। आज जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, वैसे तो ये आपका दूसरा इनिशिएटिव है। पहले आपने ब्लड वाला किया था, अभी भी है ये दूसरा साल आपने तीसरा भी किया है। तो पहले यहाँ पे बैठे तो पहले यहीं वाले से स्टार्ट करते हैं, राइट। उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। राइट। तो आज जैसे ये बताओ कि आप 10 रुपये में मील प्रोवाइड करवा रहे हो, मतलब बहुत ही रिमार्केबल ये आपने एक्टिविटी करी है। तो ये स्टार्ट किस तरीके से हुआ? क्योंकि आपके ब्लड वाली तो हमको बहुत सारी स्टोरीज पता है, इसको स्टार्ट करने के पीछे क्या स्टोरी है? एक्चुअली मेरा खाने के पीछे कभी भी ना, तो आज भी मेरा कोई खास मन नहीं है खाने का इनिशिएटिव को। लेकिन हुआ क्या कि यहीं सामने एक मेरे दोस्त रहते थे, स्कूल फ्रेंड। तो लॉकडाउन में यहाँ पर दंगे हुए थे, लॉकडाउन से जस्ट पहले फरवरी 2020 में। तो वो जब दंगे हुए तो दंगे होने के टाइम पे बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह जला दी गई थी, तोड़ दी गई थी। उनमें से एक फैक्ट्री वो थी जहाँ मेरा दोस्त काम करता था। अब फरवरी के अंदर उसको जनवरी की सैलरी नहीं मिली थी। फरवरी की भी मिड में ये हुआ था हादसा, और फेब में भी ऐसे निकल गया। और उसके बाद उसका जो बॉस था, मालिक था, वो पैसे दे नहीं पाया, उसको कोई सैलरी दे नहीं पाया। और इस चक्कर में क्या हुआ कि मेरा दोस्त जो है, जो सिलाई का काम करता था, वो वहाँ पर बुरी हालत में हो गया, क्योंकि अगले महीने लॉकडाउन लग गया था, पहला लॉकडाउन जो था। और बस उसी चक्कर में उसने मुझे अक्टूबर 2020 में फ़ोन किया। उस वक्त मैं कोविड के बीच में खाना खिलाता था इसी नाम से, चेंज विद वन मील से। लेकिन जब मैं खाना खिलाता था लोगों को, तो मुझे लगा कि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको सही में जेन्युइनली ज़रूरत है। तो बस उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए जहाँ लोगों को हम मदद कर सकें। तो शुरुआत हुई थी सिर्फ 2-3 महीने के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद हिम्मत नहीं हुई बंद करने की, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोगों की कहानियाँ पता चली, उनके बारे में पता लगा कि हम कैसे उनकी लाइफ में बदलाव कर रहे हैं।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव आज वो एटलीस्ट एक वक्त का अच्छा साफ सुथरा हाइजीनिक खाना खा के वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो हमारे इस इनिशिएटिव से पहले काफ़ी कमज़ोर थे, हेल्थ इश्यूज थे क्योंकि वो बाहर का खाते थे, आज उनको यहाँ का खाना खाने की वजह से उनके हेल्थ इश्यूज कम है। ये भी एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो उसके बाद फिर कभी हिम्मत नहीं हुई और फिर उसके बाद बंद करने का मन ही नहीं किया, लोग चलाते गए, अब चल रहा है। तो एक चीज़ और अच्छी है ना कि आपने इसका जो प्राइस रखा हुआ है 10 रुपये, तो ये प्राइस रखने का क्या रीज़न था कि आप या तो उसको फ्री भी कर सकते थे? तो जब हमने मार्च से लेकर अक्टूबर तक लोगों को खाना खिलाया तो फ्री में खाना खिलाया, लेकिन जब हमने फ्री में खाना खिलाया तो जिस बस्ती में मैंने खाना खिलाया उस बस्ती के अंदर एक दिन मैंने देखा कूड़े के ढेर में बहुत सारा खाना जा रहा था, अलग अलग लोगों ने जो वेस्ट किया होता। तब मुझे लगा, मैंने कहा फ्री का खाना देना ठीक नहीं है। तो हमने लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ हटा तो उसके बाद हमने शुरुआत की राशन देने की। लेकिन जब राशन दिया तब हमने यहाँ पर और देखा कि लोग राशन बेच देते हैं। अच्छा। तो मुझे ये थोड़ा सा धक्का लगा इस चीज़ का। देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग राशन और ये सब ना करके हम लोग खाना लेंगे। तो मैं जहाँ रहता हूँ नोएडा में सेक्टर 37 में, वहाँ पर एक खन्ना साहब है, तो वो 5 रुपए में खाना देते थे। तो मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली कि 5 की जगह हम 10 रुपए करते हैं, क्योंकि एक तो 10 रुपए थोड़ा रीजनेबल भी लगता है, मतलब थोड़ा एक सिग्निफिकेंट पैसा लगता है। और दूसरी चीज़ हमने करी, वहाँ लिमिटेड खाना मिलता है, हमने अनलिमिटेड खाना दिया। और वो आउटडोर में खिलाते थे, हमने इंडोर में इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद इंडोर में लोग डिग्निटी के साथ ज़्यादा खा सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये जो रैप लगा रखे हैं ये इसीलिए लगा रखे हैं ताकि बाहर से कोई आदमी अंदर के आदमी का वो ना देख सके कि कौन खा रहा है। ये हमने छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा कि ताकि कोई भी आदमी अंदर आके खाए, चाहे आप हो या मैं हूँ, उनको ऐसा ना लगे कि शर्म आए, उनको ऐसा ना लगे कि हम कहीं छोटी जगह पे खाना खा रहे हैं। और खाने की क्वालिटी, हाइजीन मेंटेन, न्यूट्रिशनल वैल्यू हमने ठीक वैसे रखी जैसे कहीं पर भी आप प्रोफेशनली खाना खाते हैं, किसी भी किचन में, किसी भी रेस्टोरेंट में, जस्ट टू इंश्योर के हम क्वालिटी और क्वांटिटी का कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। उन्हें ये ना लगे फ्री फूड है तो इसके अंदर है, लेकिन साथ ही साथ लोग वेस्टेज ना करें, उसके लिए हमने पेनल्टी भी लगाई। तो बस यही है, बस इसी तरीके से हमने ये किया और करते करते धीरे धीरे चीज़ें ऐड ऑन होती गई। तो एक चीज़ आप ये बताओ कि जैसे ये 10 रुपये आपने प्राइस रखा हुआ है, लेकिन मैं देख भी पा रहा हूँ आसपास कि मील की वैल्यू तो ज़्यादा ही है। हाँ बिल्कुल है। तो वो आप इसका फंड्स वगैरह फिर कैसे मैनेज कर रहे हो? तो हमारी जो थाली की कॉस्ट है वो लगभग 35 रुपये के करीब आती है, 35 से 40 रुपये। और जिसमें से 10 रुपये जो होता है ये वो व्यक्ति दे रहा होता है जो खाना खा रहा होता है। जो 20 से 25 रुपये है वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से फंड रेज करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे की कमी होती है, तब मैं अपनी जेब से लगाता हूँ, अपनी सेविंग से लगाता हूँ। लेकिन आज तक आई रियली फील प्राउड टू से कि हमने ये प्रोग्राम आज तक बंद नहीं होने दिया। 22 मार्च 2025 को पूरे 5 साल हो जाएंगे इस इनिशिएटिव को। इस छत के नीचे हमें 1500 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और इस इनिशिएटिव को 5 साल पूरे होने वाले हैं इस 22 मार्च को। एक चीज़ और भी है इसके अंदर ना कि पॉजिटिव तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा सा एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी आता है। जैसे आपका तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन कई जगह मैं देखा ये गवर्नमेंट भी जो रसोई चला रहे हैं या बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि वहाँ पे क्वालिटी के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो हाउ डू यू मेक श्योर, क्योंकि लोगों को ऐसा भी लग सकता है ना कि सिर्फ 10 रुपये में आप प्रोवाइड करवा रहे हो कि खाने की क्वालिटी कैसी होगी या सही नहीं होगी, तो उसके लिए आप कैसे मैनेज कर रहे हो? तो इस इंटरव्यू के बाद मैं आपको अपने किचन ले चलूँगा, आप मेरे किचन देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, बर्तन ये 4 साल पुराने हैं और आप देख लीजिए सफाई कितनी है। यहाँ पर पीछे आप देख ही रहे होंगे, हमारी सफाई हमेशा ऐसी रहती है, चाहे मैं हूँ या ना हूँ। और हमारे सिस्टम्स कभी बदलते नहीं है। हम लोगों ने प्रोसेस ड्रिवन काम किया हुआ है। सो एवरीवन ऑफ आवर टीम मेंबर, उनके सबके असाइंड गोल है और असाइंड रोल है। और हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति छुट्टी करता है तो उसकी सैलरी भी डिडक्ट नहीं होती। तो उस वजह से हमने कंफर्ट जोन क्रिएट कर रखा है ताकि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, उन्हें पता हो कि हमें क्या करना है और उसके बाहर उनको कुछ नहीं करना। उसके अलावा क्या हो रहा है वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से हमने सबके ऊपर बर्डन कम कर दिया है, लेकिन जिम्मेदारी ज़्यादा थोप दी है।
उसकी वजह से क्या है, सब लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना अपना काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों से हमारे सिस्टम्स कहीं नहीं बदले। मैं 3 साल यहाँ था नहीं, मैं वॉक पे था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो सफाई है, इंटेग्रिटी है, खाने की क्वालिटी है, उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे इनफैक्ट जो सब स्टैंडर्ड कोई डोनेट भी, कई लोग ऐसे होते हैं कि सब स्टैंडर्ड खाना डोनेट कर देते हैं, हम वो अपने लिए यूज़ नहीं करते, हम वो चिड़ियाओं को डाल देते हैं, जानवरों को डाल देते हैं, गायों को दे देते हैं, लेकिन वो लोगों को नहीं खिलाते। हाँ मतलब वो होता है जैसे आटा एक्सपायर हो गया या चावल एक्सपायर हो गया हाँ, तो ऐसा उन्होंने बहुत दे बार दिया। होता है। और मैं ये नहीं कहूँगा उनकी इंटेंट गलत है, उनका काम गलत है, उन्होंने तो अच्छी नीयत से दिया होता है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी खाना जो मैं खा सकता हूँ, जो मैं अपने बच्चे को खिला सकता हूँ, वही खाना बाकी लोगों को खिलाया जाए। कोई भी ऐसा खाना जो मेरा परिवार का सदस्य को मैं ना खिलाना चाहूँ, वो खाना हम नहीं खिलाते किसी को। होता क्या है कि हम सोशल कॉजेज़ को सिर्फ ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने 10 रुपये लिए कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे। यू आर बाइंग अ फूड, अगर आपको नमक कम लगता है तो आपको नमक मिल जाएगा, अचार चाहिए तो अचार मिलेगा, यहाँ सब कुछ आपको सब कुछ अवेलेबल है। एंड वी नेवर फोर्स एनीवन कि भाई आपको मतलब कंप्लेंट नहीं करनी, आपको शिकायत करने के लिए कुछ नहीं करना। मेरा यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मिला हुआ है, कोई भी आदमी मेरे को डायरेक्टली रीच आउट कर सकता है कभी भी खाने के लिए। तो इस वजह से शायद एक वो हम लोगों ने इसको पूजनीय स्थान बना दिया है कि जिसके हम खुद रेस्पेक्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम सारे लोग कोशिश करते हैं कि हाइजीन वही मेंटेन रखें, वही प्रोसेस मेंटेन रखें, चाहे हम हो या ना हो। हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस है, वो ख़राब ना हो। अब आप देखेंगे यहाँ पर जब लोग आएंगे तो वो अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लेके आते हैं। आज सैटरडे संडे है तो आपको दिखेगा कितने सारे फैमिलीज खुद आती है, सिर्फ इसलिए बिकॉज दे एन्जॉय, दे नो दैट यू नो द हाइजीन, द क्वालिटी ऑफ द फूड, बिकॉज उन्होंने हमारा किचन भी देखा है, उन्होंने हमारा काम भी देखा है, एंड दे हैव बीन लुकिंग अराउंड। तो मेनली क्या बैकग्राउंड रहता है लोगों का, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो, या फिर कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है। देखिए जैसे मान लो हम अगर मैं आके खाना खाना अगर चाहता हूँ, कोई तो- भी व्यक्ति जो भूखा है, दे डिजर्व टू कम हियर। हम लोग कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, नीदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड। आप अगर देखेंगे पीछे दिखा सकते हैं तो हमने संविधान लगा रखा है, संविधान का प्रियम्बलम लगा रखा है जो हम सबको बराबर का हक देता है। हमें सिर्फ खाना खिलाना है और भूखे को खाना खिलाना है। अब वो भूखे का बैकग्राउंड क्या है, उसकी कास्ट, क्रीड, धर्म, जाति क्या है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें गाली दे के जाए या हमें तारीफ करके जाए या हमें पूजे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमें यह है कि हमें अच्छा खाना, साफ सुथरा खाना, इज्जत से आपको खाना खिलाना है, दैट्स इट। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो खाना खाने के बाद भी कई बार गाली दे के जाते हैं, ऐसा होता है, राइट, अभी भी होता है। लेकिन ये विधि का विधान है कि जब आप अमृत निकालने जाते हो तो उसके साथ विष भी आता है, निकलेगा, तो सही ये बात है, तो उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते आप। यहाँ तो लोग राम के ऊपर उंगली उठा दी थी, सीता के ऊपर उंगली उठा दी थी, तो हम कौन सी बड़ी खेत की उंगली है, तो ऐसा नहीं है। और वो तो सही बात है कि आप कोई भी काम करते हो उंगली तो आपके ऊपर उठाई जाएंगी। हाँ, और वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी में मेरा एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, जैसे कि आप एक तरीके से कम्युनिटी सर्विस कर रहे हो, हाँ, लेकिन अगर मान लो ये देखा जाए कि आप 10 रुपये में खाना खिला रहे हो और आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, सबको आप अलाउ कर रहे हो। अब आप यही देखो कि इसी मार्केट में कुछ और दुकानें भी हैं, हलवाई वगैरह या सब वो सब भी हैं, हाँ, जो कि समोसा ही 15 रुपये का दे रहे हैं, राइट। तो उनकी दुकान तो थोड़ा सा चलना बंद हो गया ना देखा जाए तो। अब तो देखो को एग्जिस्टेंस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर एक जीव जंतु के आने से किसी जीव जंतु के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, नेचर बनाई ही ऐसे गई है। अगर हम यहाँ 1000 लोगों को खाना खिला रहे हैं तो वह 10,000 लोग ऑलरेडी हैं जो समोसा खा सकते हैं, जो चाय पकौड़ा खा सकते हैं, भटूरे खा सकते हैं। तो कोई बस यही है कि आप को एग्जिस्ट करते रहो, हर किसी के लिए अपनी जगह है, मकाम है, मंजिल है, हर किसी के लिए अपने अपने कुदरत ने जगह बनाई हुई है। बस हमारा फ़र्ज़ इतना है कि हम उस जगह को बनाए रखें। नहीं तो मतलब चैलेंजेस क्या रहे उसके अलावा? चैलेंज बहुत रहते हैं, जैसे कभी कभी पैसे नहीं होते, लोन लेना पड़ा, वाइफ की ज्वेलरी मैंने मॉर्टगेज की। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब हमारे पास लोग नहीं थे, एक बार तो ऐसा हुआ कि 3 लोग एक ही दिन छोड़ के चले गए नौकरी,
क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि भाई उनको सैलरी एकदम रातों रात बढ़ा दी जाए, और उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। तो चूक, लेकिन सैलरी हमने कभी किसी के लिए रोकी, हमारा ड्यू कोई नहीं है। लेकिन बुरा इस बात का लगता है कभी कभी के चैलेंजेस के अंदर के कभी अकेला पड़ जाता हूँ। कभी कभी लोग नहीं होते कि जिन पे भरोसा करके आप चीज़ों को उनको असाइन कर सको, छोड़ सको। शायद इसी वजह से मैं कभी आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाया जो उतनी शिद्दत से, उतनी ईमानदारी से इन चीज़ों को चला पाए। बस कोशिश ये है कि हाँ, कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले जो ऐसा कुछ करना चाहे ईमानदारी से, उसी जोश जुनून के साथ जैसे चल रहा है। हमारा जिस लेवल पे आप कर रहे हो उतना जुनूनी तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसका आधा भी आपको मिल जाता है, आसपास भी मिले, आसपास भी आपको मिल जाता है। हाँ। तो एक चीज़ आप मेरे को ये बताओ कि ये तो हमारा एक जनरल हो गया इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब कुछ लोग ये भी बोलेंगे यार किरण जो काम कर रहे हैं उन्होंने तो क्या है सोसाइटी का बर्डन इंडिविजुअल लेवल पे ले लिया, ये अब गरीबों को खाना खिलाना या सस्ता खाना खिलाना ये किसी इंडिविजुअल का काम थोड़ी है, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। देखिए गवर्नमेंट कौन बनाता है? हम ही बनाते हैं ना। तो टेक्निकली हमारी जिम्मेदारी हुई ना। आप सरकार ऐसी चुनो, आप लोगों को ऐसा चुनो कि ज़रूरत ही ना पड़े कि किसी को भूखे सोने की। आज सरकारें, मैं केंद्रीय राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं सारी सरकारों की बात कर रहा हूँ। एक चवन्नी का भी खर्चा करती है ना पब्लिक के ऊपर, तो उसके पास 4 रुपए का खर्चा करके अपनी फोटो लगा देते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। हम बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा नेशन है, लेकिन बुरा ये लगता है कि जहाँ हमारे नेता लोगों का भला करने से ज़्यादा अपना प्रचार प्रसार करने के पीछे लगे रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हर सरकार, मैंने कितने राज्यों में सरकार अपनी वॉक के दौरान देखा, राज्यों के अंदर वो सरकार जो राज्य सरकार दे रही है आटा चावल या जो भी दे रही है, उसके ऊपर अपने अपने नेताओं की फ़ोटो लगा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जहाँ सरकारें, हम वेलफेयर स्टेट है कंट्री अगर बात की जाए, तो हमारा सरकार का ये पहला अधिकार है कि जो भी काम करे दैट शुड बी द इन वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। लेकिन हो क्या रहा है, वो वेलफेयर ऑफ द पार्टी या अपनी कुर्सी के चक्कर में लगे हुए हैं। और मुझे यही चीज़ थोड़ा सा बुरा लगता है कि लोग उंगली उठाने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि हमने अच्छा नेता क्यों नहीं चुना। यहाँ प्रॉब्लम भी हमें और सलूशन भी हमें। अच्छा नेता चुनो, अच्छे लोगों को लेके आओ, पढ़े लिखे लोग जो समझदार है, जो लोगों के लिए काम करना चाहे, जो समाज सेवा के अंदर ज़्यादा जाना चाहे। तो जैसे ये जो काम आप कर रहे हो, क्या हमको इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए कि हम लोग लोगों को थोड़ा सा और अवेयर बनाए कि वो सरकार अच्छी चुन पाए? देखिए दुनिया में ना हज़ारों प्रॉब्लम है और लाखों लोग हैं जिनके लाखों करोड़ों विचार हैं। अगर हम सभी विचार को लेके और उसी पे काम करना शुरू करें, हाँ, तो ये एक गलत होगी। हम लीडर को लीडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाता है, एक न्यूट्रल रास्ता दिखाता है। 10 लोग 10 ओपिनियन रखते हैं। सचिन तेंदुलकर को कैसे क्रिकेट खेलना चाहिए, उसके पास करोड़ों लोगों के ओपिनियन होते थे। हाँ, लोगों को बता दें कि इसको ये शॉट ऐसे खेलना चाहिए था, हाँ। वैसे खेलना चाहिए था। लेकिन क्या अगर सचिन तेंदुलकर ने सबका सुना होता तो वो सचिन तेंदुलकर बन पाते? नहीं। उन्होंने ये देखा कि हाँ, उन करोड़ों ओपिनियन में से कौन से वो 2-4 ओपिनियन हैं कि कैसे वो सच में उनका गेम चेंज कर सकते हैं, कैसे उनका गेम इम्प्रूव कर सकते हैं। यही एक चीज़ है जिसकी वजह से सचिन इतने महान बन पाए, क्योंकि वो उन्होंने लीड किया, एक अपना आर्ट फॉर्म क्रिएट किया, क्रिकेट खेलने का स्टाइल तैयार किया। तो मुझे भी ये लगता है कि जो जनता है, जनता के जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उन मुद्दों को जनता को सॉल्व करने दो, जनता के तरीके से। हर नाली अगर सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी हो जाए साफ करने की, तो कचरा तो इसीलिए है ना। और एक चीज़ मुझे ये भी लगता है ना कि जैसे आप पूरे इंडिया में घूमे हो, जो आपकी जो 21,000 किलोमीटर की वॉक थी, तो बहुत सारा पर्सपेक्टिव शायद वो आपको घूमने के बाद आपका जो पैशन है वो और बढ़ गया है। तो हाँ, मेरे अंदर ठहराव ज़्यादा आ गया और देश को देखने का नज़रिया बदल गया। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि देश सिर्फ एक सीमित दायरे में देखता था, बट अब मुझे लगता है कि नहीं, देश के अंदर बहुत सारे आयाम हैं। हर व्यक्ति के अपने विचार है, आचार है, उनका सोचना समझना, जीवन जीने की शैली, ये बिल्कुल अलग अलग है सबकी। और देश यही विभिन्नता हमें एक साथ जोड़ती भी है। हाँ, तो मेनली किरण जो 21,000 किलोमीटर वॉक किया है वो उनका एक इनिशिएटिव था ब्लड डोनेशन के रिगार्डिंग,
तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताओगे कि ये ब्लड डोनेशन का जो था उसमें आपको कितना लगता है कि कितना इम्पैक्ट आप अभी तक ला चुके हो, और अभी उसमें और क्या क्या जर्नी में आगे आप प्लान कर रहे हो? देखिए, देश के अंदर लगभग 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है हर साल, जिसमें से सिर्फ 10 से 11 मिलियन ही ब्लड डोनर्स हमें मिल पाते हैं, और 4 से 5 मिलियन वो लोग हैं जिनको ब्लड नहीं मिल पाता और वो दम तोड़ देते हैं। ऑन एन एवरेज हर रोज़ 12,000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। अब आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ गई है। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनके कई मिलियन फॉलोअर बन गए हैं, और मुझे लगता है कि जब 5 मिलियन हम ब्लड डोनर्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे, हम कच्चा बादाम वगैरह जैसी चीज़ों के लिए इतने मिलियन फॉलोअर आ जाते हैं, हाँ, हम काहे को हम एक अच्छे कॉज के लिए 5 मिलियन और ब्लड डोनर्स नहीं तैयार कर पाते। देश जब से आज़ाद हुआ है तब से सिर्फ एक समस्या है जिसको हमने 100% सॉल्व किया है, वो है पोलियो। हाँ, और मुझे लगता है कि ये दूसरी ऐसी समस्या है जिसको सॉल्व किया जा सकता है। इसमें सरकार को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार सिर्फ ब्लड बैंक बना सकती है, लेकिन ब्लड तो हम ही को देना ना, आपको और मुझे। मतलब इसमें क्या है कि लोग ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं, मतलब लोगों को डर उसके लगता है। अलग अलग है, कोई डर लगता है, किसी मिथ्या है, किसी को अपने एक्सक्यूजेज है। मुझे लगता है कि 5 मिलियन ब्लड डोनर्स ढूंढना बड़ी बात नहीं है देश में, बस फर्क इतना है कि उसके लिए कोई जद्दोजहद नहीं हो रही, और मुझे लगा कि नेशनल लेवल पे कोई आवाज़ नहीं उठ रही, और उस आवाज़ को उठाने के लिए, बनाने के लिए, पैदा करने के लिए मैंने ये वॉक का फैसला लिया था। ये वॉक मैंने 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से होते हुए 433 किलोमीटर मैंने चली, और लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये हुई, हेल्थ इश्यूज़ के चलते मुझे वॉक रोकनी पड़ी। हाँ, आपका पैर का लिगामेंट वगैरह भी टूट गया। लिगामेंट है, हर्निया की प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया है, बहुत सारे इश्यूज हो गए। लेकिन वो सब चीज़ें होने के बाद मुझे इतना समझ में आया कि बदलाव बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कहूँगा, क्योंकि उसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। तो देश के अंदर मेरी वॉक से पहले लगभग 13 ऐसे ज़िले थे जहाँ पर कोई भी ब्लड बैंक नहीं था। आज वहाँ ब्लड बैंक है। अब इसका क्रेडिट मैं ना तो लेना चाहूँगा और ना ही मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी वजह से हुआ, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि हाँ, मेरी वॉक की वजह से लाखों करोड़ों लोगों तक चेतना पहुँची, लाखों लोग आए ब्लड डोनेट करने। 45,000 लोग सामने से आए ब्लड डोनेट, मेरे वॉक को सपोर्ट करने के लिए ब्लड डोनेट किया जिन्होंने, और लाखों करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने प्लेज ली। बहुत सारे ऐसी जगह जहां हमें विजिबल बदलाव दिखे, जैसे विशाखापट्टनम, जैसे ब्लड डोनेशन इंक्रीज हुआ लगभग 30-40% मेरी वॉक के बाद। ये कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट चेंजेस थे, या बापटला हो गया, या मणिपुर और मेघालय हो गया, और बहुत सारी जगह पे थी जहां हकीकत में बदलाव देखने को आया मेरी वॉक के बाद। अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो मेरी ही वजह से हुआ, क्योंकि हर बड़े बदलाव के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, और मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मेरी वॉक के बाद थोड़ी बहुत चेतना जागी। कई लोगों ने मुझी को देख के इंस्पायर होकर अलग अलग तरीके से कैंपेन करना शुरू किया। कोई साइकिल पे गया, कोई पैदल यात्रा करने गया, कोई ट्रेन से गया, कोई बाइक से गया, एंड दैट इज़ व्हाट मेरा मकसद भी वही था कि मैं चैम्पियंस क्रिएट करूं, जहां मैं लोगों को एक मकसद दे सकूं, कुछ करने का, कुछ बनने का, इसी कॉज के लिए जागरूक होने का। तो क्या चैलेंजेस रहे थे? क्योंकि जैसे मैं सुन भी रहा था, देख भी रहा था आपके बारे में कि आपका लिगामेंट टूट गया था, हर्निया का इशू आ गया, कहीं पे आप नॉर्थ ईस्ट में गए तो वहाँ पे खाना ऐसा मिल गया कि फूड पॉइजनिंग हो गया। तो ओवरऑल मतलब कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन ये डिफिकल्टीज और चैलेंजेस क्या थे? मतलब अगर मान लो आपको देख के कोई और भी वॉक करना स्टार्ट कर दे, और जैसे एक चीज़ आपने ये भी बताई थी ना कि आपने शायद उतना प्रिपेयर नहीं करा था, वरना जनरली हमने लिखा है जो लोग वॉक करते हैं वो पहले कई महीने प्रैक्टिस करते हैं, अपना फिटनेस लेवल बढ़ाते हैं और फिर वो जाते हैं। आपके वाले केस में शायद आपने प्रॉपरली तैयारी करी नहीं थी, आप थोड़ा सा पैशनेटली चले गए, और वो इंजरीज वगैरह शायद उसी का रीज़न है ये भी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजरी तो किसी के अच्छे स्पोर्ट्समैन को भी आती है, ये कहना गलत होगा। हाँ, तैयारी नहीं की थी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं आलसी आदमी हूँ, लेकिन पैशनेट था उस वक्त। मैंने कोशिश की थी। एक मेरे मित्र हैं जितेंद्र चौकसी, तो उनका ऐप है फिटर, तो उन्होंने कोशिश की थी कि हाँ, मुझे ट्रेन करने की। वो अलग बात है कि मैं थोड़ा आलसी ज़्यादा निकला, मैं ट्रेनिंग पे उतना सीरियस नहीं हो पाया। लेकिन जब मैं वॉक पे निकला, जब मैंने वॉक पे चैलेंजेस देखे, तो मुझे ये समझ में आया कि जब आप घर से निकलते हो तो चैलेंजेस हर जगह आते हैं। आप रोड पे निकलोगे तो ट्रैफिक वहाँ मिलेगा, आप कहीं हाईवे पे जाओगे तो वहाँ हर तरीके के लोग मिलेंगे,
आप जब रिमोट एरियाज में जाते हैं वहाँ अच्छे और बुरे हर तरीके के लोग मिलते हैं। बड़े बदलाव के लिए बड़े सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं और ये सत्य है। तो मुझे लगता है कि जो ये बदलाव की बात है, जब आप बड़े बदलाव के लिए निकले हो तो ये छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं। मैं चाहता था कि मैं अपनी वॉक के दौरान एटलीस्ट इतने लोगों को जागरूक कर दूं। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा अतुल सुभाष जी ने आत्महत्या कर ली किसी अपने पर्सनल रीज़न से। लेकिन एक चीज़ जगाई उन्होंने, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जहां लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। हाँ, वरना उसके बारे में चर्चा हो नहीं रही थी। वो नहीं हो रही थी, सबको पता, सबको था, राइट, बिहाइंड द कर्टन। मेरा भी यही मकसद था कि मैं अपनी वॉक के दौरान अपना दम तोड़ दूं और शायद ये वॉक के बीच में अगर मेरे जान जाने से लाखों लोगों की जान बच जाए तो मेरा मकसद भी वही था। लेकिन हुआ क्या कि मेरी वाइफ जो मेरी ताकत है वही कमज़ोर पड़ गई और फिर मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा बिकॉज मैं उस वक्त हर्निया के पेन से गुजर रहा था। वो टाइम था जब मैं इमोशनली बहुत ब्रोक हो गया था मेरा साइनस की वजह से, क्योंकि मैं ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में था उन दिनों और साइनस की वजह से मेरी नाक पूरे टाइम बंद रहती थी और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से मेरा पूरा मेटाबॉलिज्म बदल गया था। टूटा लिगामेंट था और जिससे चल रहा था। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत थी, चोरी बहुत बार होने की कोशिश की, कभी जानवर मिल जाते थे, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत थी। लेकिन वो प्रॉब्लम, वो रास्ता, जिस रास्ते में कोई समस्या ना हो, चैलेंजेस ना आए, वो रास्ता बड़ा बेमानी हो जाता है। और आप देखेंगे सबसे यादगार जर्नी वही होती है जिस जर्नी में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। और शायद यही चीज़ मेरी वॉक को खूबसूरत बनाती है कि मेरे पास लाखों मूवमेंट है और करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको या तो मेरा नाम पता है या मेरा शक्ल पता है। उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं मोड़ पे देखा या कहीं उन्होंने मुझे पानी पिलाया किसी, और जहाँ अनजान लोग आपसे मिलते हैं ना वहाँ प्योरेस्ट रिलेशन बनते हैं। तो ये मेरी कमाई भी है कि आपने देखा होगा पॉडकास्ट से पहले मैंने किसी को फ़ोन किया अजमेर में। ये वही रिलेशंस हैं जो रिलेशन पैसे से नहीं बनते, किसी मकसद से नहीं बनते। ये रिलेशन बनते हैं आपके और हमारे कहते हैं ना सेल्फलेस एक सपोर्ट की वजह से। और शायद यही मेरी एक सबसे बड़ी कमाई है इस वॉक पे। मैं सोचता रहता हूँ इन सब बातों के ऊपर। जैसे ब्लड डोनेशन का ही मैंने देखा कि शॉर्टेज चल रहा है, टाइम पे मिल नहीं पा रहा है। तो अगर ये जो ब्लड डोनेशन है, अगर हम इसको थोड़ा एथिक्स से हटा दिया जाए और अगर ये कहे कि ब्लड डोनेशन भी पेड हो गया, मतलब कि जो डोनेट कर रहा है उसको पैसे मिलने वाले हैं, तो क्या वो इम्पैक्ट आ सकता है कि फिर लोग ज़्यादा ब्लड डोनेट करेंगे और फिर वो शायद कम हो जाए? मेरे ख्याल से कम हो जाएगा, क्योंकि अभी जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं ये वो लोग हैं, अभी पूरा वॉलंटरी है ब्लड डोनेट करने के लिए। हाँ, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है मैक्स टू मैक्स। करेक्ट। अभी ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ठीक मिल रही है, जिनके हेल्थ वाइटल्स ठीक है। लेकिन जब हम कमर्शियल कर देंगे तब हो सकता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते ब्लड बैंक किसी गरीब आदमी का ही खून चूसने लगे जैसे पहले हुआ करता था। तब ऐसा भी हो सकता है कि गरीब आदमी एक की जगह 4 जगह ब्लड डोनेट कर दे पैसा कमाने के चक्कर में। तो ऐसे बहुत बार हो सकता है। मुझे लगता है कि उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ ब्लड डोनेशन को हम थोड़ा इज्जत दे सकें और जब उसके लिए पर्याप्त रेस्पेक्टफुल एक एनवायरनमेंट बन जाएगा तब हम शायद इसकी बात कर सकते हैं कि पेड किया जाए, ताकि जो लोग फाइनेंशियली उतने सशक्त नहीं है उनको हम कुछ पैसे दे सकें जिससे वो अपना भरण पोषण करके अपने ब्लड की कमी की पूर्ति कर सके ब्लड डोनेट करने के बाद। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है मेरे ख्याल। हाँ, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हो और जिसको भी वो ब्लड मिलता है उसका किसी ना किसी चीज़ का इलाज तो चल ही रहा है, Right. तो वो तो पैसा खर्च कर ही रहा है। राइट। तो जब आदमी को अपने ट्रीटमेंट के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, जब आप अपना ब्लड दे रहे हो तो हो सकता है कि वो बोले कि हाँ भाई हमको भी पैसा मिलना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट देके हो रहा है। हाँ, लेकिन अभी उसका शायद अभी वो टाइम नहीं है जहाँ हम इस पे कुछ कह सके। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से पहले एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा देश को, उसके बाद ही शायद हम सोच सकते हैं किसी और चीज़। इल्ज़ाम मान लो यही है कि आज के टाइम पे जो इन्फ्लुएंजा वाली जनरेशन आ गई है ना, तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वहाँ पे हर चीज़ जो हो रही है, हर चीज़ एक ऑप्टिक्स है, सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए या फॉलोअर्स के लिए हो रही है। हाँ। तो
तो मतलब हो सकता है कि आप पे भी कभी वो कोई क्रिटिक है, वो ये लगा कि यार किरण तो क्या है कि अपना ब्रांड चमकाने के लिए सारी चीजें कर रहा है। हाँ, मैं कर रहा हूँ। कि टेडेक्स पे चले गए, कपिल शर्मा की शो में चले गए, यार ये तुम तो अपनी पॉपुलैरिटी ले रहे हो, तुम अपना ब्रांड बना रहे हो ना। बिल्कुल। और आगे चल के तुम चैरिटी करो, हो सकता है आगे चल के फिर तुम बिजनेस करने लग जाओ। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी है। बिल्कुल मैं कर भी रहा हूँ उसी के लिए, मैं उसमें कोई वो नहीं कर रहा। आपको बता दो क्यों। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो आपके पास कोई ना कोई सेलिब्रिटी होंगे, सचिन होगा, किसी के लिए विराट होगा, किसी के लिए कुछ होगा। मैं अगर एक्टिंग की बात करूं तो आपके पास बहुत सारे एक्टरों के नाम होंगे। मैं सिंगिंग की बात करूँ तो आपके पास कोई ना कोई सेलिब्रिटी होगा। मैं ब्लड डोनेशन की बात करूँ तो कौन नाम है आपके पास। आप देखिए, मुझे 5 मिलियन लोग चाहिए जो ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आए। अब उन 5 मिलियन लोगों को एनकरेज करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं तो एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी ना। और सोशल मीडिया सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ और सबसे इफेक्टिव माध्यम है अपना मैसेज उन लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर मैं रोज रोज अच्छे काम नहीं करूंगा तो मैं कैसे लोगों को इंस्पायर कर पाऊंगा। और अगर लोग इंस्पायर नहीं हो पाएंगे तो कैसे वो उस कॉज को समझ पाएंगे, उस कॉज के बारे में जान पाएंगे जिस कॉज के लिए मैं अपने जीवन को न्यौछावर कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ मैं, बल्कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर आपको इन्फ्लुएंसर बनने में, इन्फ्लुएंसर का मतलब ही यही है। फॉलोअर आपका, हैविंग मिलियंस ऑफ फॉलोअर इज नॉट इन्फ्लुएंसर। अगर मैं सिर्फ किसी एक व्यक्ति को जागरूक करता हूँ रक्तदान करने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए, किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरे फॉलोअर कितने हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉलोअर इज अ बाय प्रोडक्ट फॉर दैट। और मैं जो अपनी कहानियां शेयर करता हूँ वो हार्डली 5-6% भी नहीं होती जो मैं टोटल काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कोई इनजस्टिस नहीं कर रहा। मैं लोगों के चेहरे नहीं बेच रहा, उनके इमोशंस, उनके आंसू नहीं बेच रहा, या उनके लिए ढोंग या और लोगों को वो नहीं कर रहा। तो जब तक ईमानदारी से मैं कोई काम कर रहा हूँ मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि हाँ मैं ये सोशल मीडिया पे लोगों की अटेंशन लेने के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल कर रहा हूँ, लेकिन उसमें झूठ कोई भी नहीं है, रत्ती भर भी कोई झूठ नहीं है। जो मैं काम करता हूँ बड़ी ईमानदारी से, बड़े साफ स्वच्छ तरीके से करता हूँ और मेरे को अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ। अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कोई काम नहीं करूँगा, ना ये खाना खिलाऊंगा, ना ब्लड डोनेशन पे काम करूँगा, ना मैं किसी और को कुछ और मदद करूँगा। नहीं, जैसे ये भी बोला जा सकता है ना कि भाई आप दिल्ली में कम्युनिटी किचन चला रहे हो, ये ऐसा काम तो गौतम गंभीर या बाकी वो करते हैं, तो हो सकता है आपका भी आगे प्लान जाके विधायक का चुनाव लड़ने का है। मैं आपको बताऊं, गौतम गंभीर जी मेरे जैसे आदमी को ना खरीद के OLX पे बेच सकते हैं। ठीक, वो इतने बड़ी सेलिब्रिटी है। और लेकिन गौतम गंभीर जी ने भी ये अपना जो इनिशिएटिव है वो 5-6 महीने में बंद कर दिया था, क्योंकि उनके पास हो सकता है इंटेंट हो, मैं कभी इस चीज़ को नहीं जान पाऊंगा, लेकिन एक चीज़ उनके पास पता है क्या नहीं थी, उनके पास मेरी तरह समय नहीं था, इसीलिए वो नहीं चला पाए। ऐसा नहीं है उनकी नीयत नहीं थी, नीयत थी तभी तो उन्होंने शुरू किया ना, लेकिन नहीं चला पाए उस चीज़ को। और ऐसा नहीं होता हर बार आपको सक्सेस मिले। अब गौतम गंभीर जी की अगर आप बात कर रहे हो तो उन्होंने जितने लोगों को खाना खिलाया, मैं गारंटी कह रहा हूँ उतने लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं खिला पाते लोगों को, बहुत लोग। तो ये अपने आप में ये चीज़ दिखाती है कि आपने अगर एक दिन भी अच्छी नीयत से एक आदमी को भी खाना खिला लिया, वो हज़ारों करोड़ों लोगों को खाना खिलाने से बेहतर है जहाँ पर आपकी नीयत में खोट हो। इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि ये जो कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, सोशल एक्टिविज्म जो हो रहा है, जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जनरली वही लोग करते हैं जो आगे चल के जिनको पॉलिटिक्स में जाने का इंटरेस्ट मेरा होता है। पॉलिटिक्स में रुझान ही नहीं है। हाँ। इसी को दूर रखने के लिए मैंने ये ऊपर लगाया हुआ है। हाँ। हम ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ बुलाते। हाँ। मेरे मित्र हैं जो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन हैं और कई चुनाव में खड़े भी कर चुके हैं अच्छी बड़ी पार्टी से, लेकिन आज तक उनकी राजनीति यहाँ पर हमने चमकने नहीं दी। यहाँ पर किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी राजनेता को आने की कोई इजाज़त नहीं है। आप बेशक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप आइए, आम आदमी की तरह आइए, आम आदमी की तरह जाइए। और आम आदमी का मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। हाँ, मतलब मैं कहीं सीलमपुर से आपको टिकट मिलने वाला है अगला। मेरा कोई प्लान नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का, और जिस दिन मैं जाऊं उस दिन मेरे को अनफॉलो कर देना, और उस दिन मेरे जितने भी काम है उनको सपोर्ट करना बंद कर दीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा मैं किसी बच्चे की कसम खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है मैं कोई जुमलेबाज नहीं हूँ, मैं कोई झूठा आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ आप लोगों की तरह।
हाँ। और ईमानदारी से एक काम कर रहा हूँ बस। नहीं, वो आम आदमी भी एनजीओ चलाते चलाते ही पॉलिटिक्स में आए थे। नहीं, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। हाँ। अब आप या खास मुझे नहीं पता, सॉरी। हाँ। नहीं, लेकिन अगर ये देखा जाए तो गलत क्या है? अगर आप पॉलिटिक्स में आते हो तो गलत क्या है? आप बड़े लेवल पे इम्पैक्ट लेके आ सकते हो। नहीं, मेरे को जब लोगों के नाम पता होते हैं तब मैं शायद ज़्यादा जोश जुनून के साथ काम कर पाता हूँ। जहाँ मुझे सिर्फ नंबर पता होते हैं, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यहाँ पर आना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यहाँ लोग मेरे को जानते हैं, मेरे सर पे हाथ रखते हैं, मेरे को आशीर्वाद देते हैं, गले लगते हैं, हाथ मिलाते हैं। ये जो अपनापन होता है ना, ये आप पॉलिटिक्स में नहीं कर सकते। आपको बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है, बहुत सारी चोरी करनी पड़ती है। मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बता दो, एक या एक पॉलिटिशियन बता दो जो 100% ईमानदारी के साथ पॉलिटिक्स में आए हो और उनकी पॉलिटिक्स चल रही हो। एक जिसको भी आप मानते हो, आप उसी का नाम लेके दिखा दो। नहीं होगा। मुझे भी अब वो ये ना, कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं, मुझे पता है, तो इसीलिए मैं काहे को कोयले की कान में जाऊँ। नहीं तो फिर तो वही बात है ना, अगर कोई जाएगा नहीं हाँ, तो फिर तो वहाँ पे वही वैसे ही लोग जाएंगे ना। कोई बात नहीं। अगर कोयले की खदान के अंदर वो आदमी जाएगा ना जिसको जरूरत है, जिसके बारे में अगर माध्यम नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर जिन लोगों को सरकार चलानी चाहिए उनको सरकार चलानी चाहिए। मैं सरकार के लायक नहीं हूँ, मुझे इतना पता है। बाकी कौन हो सकता है कौन नहीं, 125 करोड़ या 150 करोड़ लोगों में से मैं जज नहीं कर सकता। तो ठीक है, आप जाओगे तो नहीं, लेकिन एज अ व्यूअर आप अपने आसपास चीजें तो देखते ही हो। हाँ। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली में कौन आने वाला है? नो कमेंट। नो कमेंट। वही आएगा जिसको जनता वोट डालेगी, हाँ। और जनता जिसको चुनेगी वही आएगा। और मैं सच सच बताऊं, मैं नोटा को वोट डालता हूँ हाँ। ज़्यादातर, क्योंकि जब तक ईमानदार कोई कैंडिडेट नहीं दिखता, कभी कभी ऐसे भी ईमानदार लोग आए हैं छोटी मोटी पार्टी से जिनका पता होता है कि हारेंगे, लेकिन मैं वोट उन्हीं को डाल देता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि ये आदमी ईमानदार है या अच्छा आदमी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी पार्टी का भी लीडर अच्छा नहीं होता, हम जानते हैं उन्हें, तो ऐसे ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको वोट डालना चाहिए जिसको आपको लगे कि हाँ ये देश का भला करेगा। चलो, पॉलिटिक्स पे तो आपके व्यूज बहुत ही क्लियर है। तो एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो और मेनली आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। अब मान लो कोई आपको देख रहा है और वो भी चाहता है कि वो भी अपने लेवल पे कुछ करे, कम्युनिटी किचन ही हो गया या मान लो कोई और इनिशिएटिव हो गया या ब्लड डोनेशन का कैंप लगा रहा है, मतलब कोई भी ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जिसमें उसको थोड़ा सा प्लानिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स चाहिए। हाँ, एग्जीक्यूशन के स्किल्स। तो आप क्या एडवाइस दोगे कि कैसे उसको प्रोसीड करना चाहिए? देखिए, जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि आपका आइडिया जो होता है ना वो 5-10% कहीं फॉल करता है, आपकी फंडिंग 5-10% फॉल करती है, आपकी जो टीम होती है वो 15-20% होती है, और 70-80% के करीब जो होता है ना, दैट इज योर एग्जीक्यूशन। तो पहली चीज आपके आइडिया, फंडिंग, टीम, ये सारी चीज आएंगी जाएंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने एग्जीक्यूट किया ठीक से तभी आप किसी चीज़ को जीत पाएंगे। दूसरी चीज़, हम अक्सर बड़ी जल्दी हार जाते हैं, परसिस्टेंस की कमी है। आप अगर कन्विक्शन के साथ यू कीप ऑन डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन विद इम्प्रोवाइजेशन, लिटिल इम्प्रोवाइजेशन, आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इतना डेप्थ होनी चाहिए कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सको, सॉरी बोलने की हिम्मत हो आपको। अगर लगता है कि हाँ यहाँ पर आपने कोई काम किया है और उस काम को गलत किया है, तो आपके अंदर इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि वो सॉरी बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपने सोच लिया कि मैं गलती कर ही नहीं सकता, तो कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, और इसी के चलते आपका फेलियर तय है। तो मुझे लगता है कि परसिस्टेंस, एग्जीक्यूशन एंड कीप इम्प्रोवाइजेशन, ये 3 ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अपने अंदर सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने ऊपर ही डाउट है, तो आपको कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दैट केस यू आर फेलिंग योरसेल्फ एट द फर्स्ट प्लेस। हम लोगों का भी देखा जाए ना, तो जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमने भी अपने एक एनजीओ स्टार्ट किया था, इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स फाउंडेशन के नाम से। मतलब ये उसी का एक्सटेंशन है आज हम लोग जो काम कर रहे हैं। तो जब हम लोग कॉलेज में थे तब तो हम लोग भी कपड़े इकट्ठे करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, आसपास के बच्चों को पढ़ा दिया, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास टाइम तक करते जा रहे थे। कॉलेज से निकले, जॉब वगैरह के चक्कर में चले गए, तो ये थोड़ा सा क्या एक बैक स्टेप पे चला गया।
अब वो तो कोविड के बाद से फिर से हम थोड़ा सा एक्टिव हुए इसमें। देखिए, जब हम जवान होते हैं ना, कॉलेज में होते हैं, तो हमारे पास पैशन बहुत होता है, ठीक है, और वो पैशन को कहीं ना कहीं लगाना होता है। कोई अच्छी चीज़ों में लगाता है, कोई बुरी चीज़ों में लगाता है, सभी लगाते हैं। आप किसी भी देख लो स्टूडेंट को, सब लोग किसी ना किसी चीज़ के अंदर वो पैशन को लगाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, जो ये पैशन के बाहर जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो, नौकरी पेशे में आते हो, तब वो पैशन की हवा निकल जाती है, राइट, तब आपकी कॉलिंग काम आती है। हाँ, मतलब ऐसा हुआ है, मतलब हमारे साथ भी, हमारे जानने वाले बहुत लोगों के साथ भी। क्योंकि कॉलिंग जो होती है ना, वो आपको वहां तक लेके जाती है जहां आपकी खुद की हिम्मत टूट जाए ना, तब भी वो आपके साथ रहती है। आपको वो एक पर्टिकुलर चीज वो ड्राइव करती रहती है थ्रू आउट द लाइफ, कि वो आपको ड्राइव करती है कि आप एक मकाम हासिल करें, एक पर्टिकुलर जगह तक जाएं, एक कुछ अचीव करें। और वो जो कॉलिंग है वो बहुत मुश्किल से आती है, और अगर आपको कॉलिंग मिल गई तो आपका जीवन धन्य है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मतलब आपको ही चांस मिले कि ये जो आपने किया है, एक लाइफ को दोबारा जीने का चांस मिले, तो फिर किस तरीके से, मतलब सेम ही चीज़ें करोगे या फिर कुछ अलग से करना चाहोगे? जो मेरा दिल से आवाज़ आएगी, मैं कोई भी काम करता हूँ, कुछ भी हो, चाहे वो किसी को एक गिलास पानी देना हो, चाहे किसी के लिए शादी कराना, या किसी का इलाज कराना, या खाना खिलाना, या जो भी है, वो सब कुछ मैं करता हूँ अपनी मन की वजह से। मतलब ऐसा जब नहीं लगता तक मेरा आपको? मन कर रहा है तब तक मैं उस चीज़ को करना चाहूँगा, लेकिन ज़िंदगी नहीं देना चाहूँगा। मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है, 50-60 साल हम सब लोग जिएंगे, लेकिन उस 50-60 साल में मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जहां मेरे को बाद में पछतावा हो। यही मेरी कमाई है। लोग का दिल इतना बड़ा होता है। अभी एक लड़की आती है सुबह ना, वो कॉलेज जाती है, तो उसको कुछ पॉकेट मनी मिलती है पर डे की। वो बेचारी आई और आके एक दिन बोलते भैया मैं आपको ना डेली पेटीएम करके जाऊंगी 10 रुपए। वो डेली पेटीएम करके जाती है, खाना नहीं खा के जाती। अच्छा। वो सिर्फ पेटीएम करके जाती है, क्योंकि ये मेरी है। लेकिन जिस दिन मेरी पहली जॉब लगेगी, मैं अपनी पहली सैलरी से यहाँ पूरी की पूरे लोगों को खाना खिलाऊंगी। तो ये जो चीज़ें है, ये चीज़ें हमने कमाई है। अब आप जो कह रहे हो हमारी ज़िंदगी इतनी छोटी थी, वो कॉलिंग दिखती है, लोगों को फील होती है कि आप अच्छा काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। उसके लिए कोई बनावटी बनाना सेटअप करने की जरूरत नहीं होती। और इसीलिए आप इतना लंबा कंटिन्यू कर भी पा रहे हो। हाँ, शायद इसीलिए, क्योंकि वो है ना कि आप मिस आउट भी तो बहुत सारी चीजें को कर रहे हो ना, फैमिली टाइम हो गया, फिर बाकी सारी चीजें। और मैं रात को सुकून से सो पाता हूँ। मेरे को बीवी बच्चों के साथ सोने में, मतलब बैठने में, बात करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मेरे को कोई टेंशन नहीं है। हमारे यहाँ कोई प्रेशर नहीं है हमारे एम्प्लॉयज के ऊपर, हमारे यहाँ पर जो टीम मेंबर है उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। चेंज विद वन मील का मकसद ही ये था कि हम एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू करें जहाँ एक थाली से हम लोगों की लाइफ में बदलाव ला सकें। तो जहाँ यहाँ लोग काम करते हैं, यहाँ बहुत अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं। यहाँ ऐसे लोग हैं जिनकी लॉकडाउन में नौकरी चली गई थी, ऐसे भी लोग हैं जो रेड लाइट एरिया में पैदा हुए थे, जिनकी मदर अभी भी प्रोस्टिट्यूशन में है। ऐसे भी लोग हैं जो पहले कभी शराब वगैरह में थे, अब वो बाहर आ गए। ऐसे भी लोग हैं जिनको हाथ नहीं लगाने दिया जाता था पहले खानों के, आज वो खाना सर्व कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि हम वो चीज़ों को छोटे छोटे लेवल पे बदलाव ला सकें, लोगों को इंक्लूड करें। यहाँ सब आप देखो कि कोई किसी को जाति धर्म नहीं पूछ रहा, कोई मुल्ला जी आ रहे हैं, सरदार जी आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही एक बदलाव हमने क्रिएट किया। नफरत करने के हज़ारों रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न काफ़ी है, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, इज्जत देने के लिए, वही हम कर रहे हैं। ये 4 साल का था, तो जब मेरी वाइफ छोड़ गई थी तो मैंने इसको अकेले ही पाला है, और आज ये 5 साल का हो गया। और यहाँ से क्या, यहाँ पे 4 साल से जुड़े हुए हैं हम। ऐसा नहीं है कि ये लोग को कोई हैंड टू माउथ कोई प्रॉब्लम है या बहुत गरीबी है कुछ भी, लेकिन इनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। चक्कर ही है, यही एक आनंद है। जैसे इसके जैसे बच्चे प्यार मिल जाता है, ये हमारे अक्सर काम में नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर प्रोफेशन में ना ये चीज़ मिसिंग होती है, ह्यूमन कनेक्ट। आप काम करते हो मशीन की तरह और शाम को आके आ जाते हो, महीने के एंड में आपको सैलरी मिल जाती है। मुझे यार डेली कुछ ना कोई इंसेंटिव मिल जाते हैं, इन बच्चों की तरह, लोगों की तरह। कोई दुआ दे देता है, कोई ऐसा बहुत बार होता है कि जहाँ मेरे से बड़ी उम्र के लोग मेरे पैर छूने को आते हैं। आपने देखा भी होगा शायद, ऐसा बहुत बार होता है। ये शायद मेरी औकात से कुछ ज़्यादा मेरे को मिल रहा है, और यही मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हाँ मुझे कुछ ऐसा मिला।
तो अब आने वाले 1-2 साल में या 5 साल में हम लोग किरण को और क्या क्या करते हुए देखने वाले हैं? मुझे भी नहीं पता। आपको अरे मेरे को कल का नहीं पता कल जिंदा भी रहेंगे नहीं रहेंगे। हाँ। तो हम काय को 4 साल की प्लानिंग करें। आई नेवर प्लान थिंग्स बिकॉज अगर आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ तो प्रिडिक्टेबल हो जाती है बहुत। मतलब जो है अच्छा चल रहा है, यू आर हैप्पी। आज अच्छा जाए, हाँ। कल का कुछ पता नहीं, कल तो मैं रहूँ ना रहूँ, हू केयर्स। तो मेरे ख्याल से आज अच्छा जाए। मुझे आज में किसी एक की मदद करनी है, कोई एक नई चीज़ सीखनी है, दैट्स इट। आज मेरा अच्छा जाए, बाकी कल की कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? नहीं, आई वॉन्टेड टू हैव, मैं भी ग्रीडी हूँ बाकी लोग, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में नहीं हूँ, बस इतना कह सकते हो। नहीं, परफेक्ट, बहुत सही। तो एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहो लोगों को? मैं बस ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, बी काइंड टू एवरीवन एंड हेल्प एनीवन इन नीड। हाँ हाँ। हम अक्सर लोगों को मदद करने के लिए हम बड़े एक्सक्यूज़ बनाते हैं, या हेट आजकल इतनी हो गई है, तो थोड़ी काइंडनेस दिखाएं और मदद करने के लिए आगे आए। कहीं पर भी किसी की भी मदद कर दें, वो काफ़ी है, और दुनिया को एक अच्छा एग्जाम्पल दें, हमारे जीने के लिए एक अच्छी दुनिया को बनाए। और कोई एडवाइस या फीडबैक हमारे लिए? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? कोई भी नहीं, कोई भी, मैं कौन होता हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं है कैसी चीज़ें होती है। हाँ। बट मैं ये चाहूँगा कि ज़िंदगी में ना आप अगर एक्सीलेंस की तरफ जाओगे तो चीज़ें अपने आप ही आपके पास आएंगी। मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा पुशी नहीं हूँ। मैं अपनी फिलॉसफी लोगों पे थोपना पसंद नहीं करता, और वाइस वर्सा। तो इसीलिए मैं बस कहना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हो कन्विक्शन के साथ करते रहो। हैव बिलीव, जैसे मैंने शिरडी में सीखा था, श्रद्धा और सबूरी। हैव फेथ इन वॉट एवर यू डू एंड हैव पेशेंस टू गेट द रिजल्ट ऑफ इट। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और जितने भी लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करें, और बुरी लगी हो तो कमेंट करके मेरे को बताएं कि भाई मैं कैसे अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी हो सकती है, कुछ गलती से बोला हो तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। और बाकी अच्छा काम कर रहे हैं अमित और अमित के दोस्त इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स जो है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो ड्रीम्स को लोगों के देख रहे हैं और आगे तक लेके जा रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि आप इन लोगों के साथ जुड़ें, इनकी मदद करें, इनको ग्रो करें और इनकी कम्युनिटी का हिस्सा बने।